नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ मैं, चैप्टर 8 आनुवांशिकता। बहुत ही छोटा चैप्टर बट बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है। जैसा आप देख सकते हैं, इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद ना अदर किसी गाइड, रिफ्रेशर, किसी चीज़ की नीड ही ना हो, एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाए। सेकंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 10th लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप ऐसा कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि हमें साइंस समझ में आएगी। फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, MCQ हो, डिस्क्रिप्टिव हो, केस बेस हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंड फोर्थ, इस नोट्स को इस प्रकार से भी तैयार किया गया है जो NCERT एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आप उनका भी आंसर इन्हीं नोट्स के माध्यम से कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना एक बेहतरीन चैप्टर 8 आनुवांशिकता। चलिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एक बेहतरीन चैप्टर। और पहले इसका नाम हुआ करता था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जैव विकास, ये अब डिलीट हो चुका है, तो ये नोट्स में नहीं होगा, ये बुक से भी अब हटा दिया गया है। तो हम केवल इस चैप्टर में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है कि आनुवंशिकी होता क्या है, आनुवंशिकी का मतलब क्या है, आनुवंशिकी किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकी ना साइंस का एक ब्रांच होता है। जैसे साइंस के अलग अलग ब्रांच होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, सुना होगा आपने। ऐसे ही साइंस का एक ब्रांच होता है जिसको आनुवंशिकी बोलते हैं। आनुवंशिकी में हम बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एक तो आनुवंशिकता के बारे में और दूसरा विभिन्नता के बारे में। अब जब तक आप आनुवंशिकी नहीं समझोगे ना, आपको चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा। ये बात अलग है कि आप रट लोगे, बट हमें चैप्टर को समझना है। आनुवंशिकी एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम 2 चीज़ों को स्टडी करते हैं, पहला आनुवंशिकता और दूसरा विभिन्नता, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आनुवंशिकी का अर्थ है विज्ञान की वह शाखा मतलब ब्रांच, मतलब साइंस का वह ब्रांच जो आनुवंशिकता, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, यही है ना चैप्टर का नाम, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करती है। तो जब हम 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, तो उसको आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। तो पहले टॉपिक से हमें समझ में आना चाहिए कि आनुवंशिकी साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक आनुवंशिकता के बारे में और एक विभिन्नता के बारे में। अब आपके सामने जस्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर ये होता क्या है, आनुवंशिकता क्या होता है या विभिन्नता क्या होता है। चैप्टर का नाम भी यही है, आनुवंशिकता। तो ये होता क्या, इसे क्या होता है आनुवंशिकता और क्या होता है विभिन्नता। तो इससे पहले कि मैं डेफिनेशन आपको समझाऊं, मैं छोटा सा ना आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मदर एंड फादर दोनों मिलकर, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं, दोनों मिलकर जो नए जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन होता है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं या जिसको हम संतति बोलते हैं साइंस में, संतति। तो जो संतति पैदा हुआ, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, अक्सर आपने सुना होगा कि जब वो पैदा होता है ना, कुछ दिन बाद ही जो दादी है, नानी है, वो बोलने लगती है, अरे अरे ये तो अपने पापा पे गया है, अरे ये तो अपने मम्मी पे गया है। ये सुना होगा आपने, घर में होता है ये। तो जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा जो है वो अपने पापा पे गया है, इट मीन्स जो पापा के बहुत सारे कैरेक्टर बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुए, मम्मी के भी कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, बट वो दिखाई नहीं दे रहे, वो कम दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब एक जनरेशन के कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी माता पिता के जो कैरेक्टर है, जिसको हम साइंस में ट्रेट्स बोलते हैं, जब माता पिता के जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं, विशेषताएं ट्रांसफर हो जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज इट इज सारे के सारे कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पापा की तरह दिखाई दे रहे तो बिल्कुल सेम पापा की तरह होंगे। हाँ, हमारी शक्लें मैच करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि एज इट इज हम दिखाई देंगे। तो उसके अंदर आती है विभिन्नता, वहाँ से आती है विभिन्नता कि हम भले ही अब माता पिता के जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट 2 कॉपी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे बॉडी में विभिन्नता भी आती है। तो आनुवांशिकता भी आती है
और विभिन्नता भी आती है। आनुवांशिकता का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, और विभिन्नता का मतलब है कि ट्रांसफर होने के बावजूद भी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, इसको विभिन्नता कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि भाई आनुवंशिकता क्या होता है, जो कि चैप्टर का नाम भी था, इसको हम वंशागति भी बोलते हैं, कई जगह इसको वंशागति के नाम से भी जानता है। तो इसका मतलब होता है विभिन्न लक्षणों का, लक्षण किसके, माता पिता के, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। किसमें वंशागत होना, बच्चों में ट्रांसफर होना। यानी कि जो विभिन्न लक्षण होंगे माता पिता के, वो पूर्ण रूप से जब वंशागत होंगे, बच्चों में ट्रांसफर होंगे, तो इसको आनुवंशिकता का नाम दिया जाता है। जबकि विभिन्नता या विविधता का मतलब क्या होता है, यह जनक, जनक कौन, यानी माता पिता, यह जनक और संतति, संतति मतलब उनके बच्चे, माता पिता के जो बच्चे होते हैं उन्हें संतति कहते हैं। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता, अभी मैंने आपसे बोला भले ही हम अपने माता पिता के जो है संतति हैं, बट हम उनकी तरह सेम दिखाई नहीं देते, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। तो यह जनक यानी माता पिता और संतति यानी कि बच्चों के लक्षणों की असमानता, जो माता पिता और बच्चों के बीच में जो असमानता आती है, उस अवस्था को ही विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्ड में, ऐसे गुण जो माता पिता से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको आनुवंशिकता बोलते हैं, और ऐसे गुण जो बिल्कुल माता पिता से अलग दिखाई देते हैं बच्चों में, उसे विभिन्नता कहते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। विभिन्नता के प्रकार, अगर हम विभिन्नता की बात करें, इस टॉपिक की बात करें, विभिन्नता की बात करें यहाँ पर, तो विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता को ना दो कैटेगरी में बांटा जाता है। विभिन्नता दो प्रकार की आती है हमारी बॉडी में। पहला, विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहला होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जिसको हम सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं। अभी शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज पे आएगा। और एक होता है जनन कोशिका विभिन्नता, जिसको गैमेटिक वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विभिन्नता दो प्रकार की होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो असमानताएं आती हैं वो दो प्रकार की आती है। एक को बोलते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता और एक को बोलते हैं जनन कोशिका विभिन्नता। अब दोनों में क्या फ़र्क है, किसे शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं, किसे जनन कोशिका विभिन्नता कहते हैं, ये नेक्स्ट पेज पर भी पढ़ने वाले हैं। इस पेज को एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एक अनुवांशिकता के बारे में और एक विभिन्नता के बारे में। अनुवांशिकी के अंदर दो चीज स्टडी करते हैं, अनुवांशिकता और विभिन्नता। अनुवांशिकता क्या होता है, तो जो विभिन्न लक्षण होते हैं माता पिता के, वो पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं। और विभिन्नता क्या होता है कि यह जनक यानी माता पिता और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जिसको सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, और एक होती है जनन कोशिका विभिन्नता, जिसको गैमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शारीरिक कोशिका विभिन्नता। ऐसे विभिन्नता जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में आता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, नाम से ही पता लग रहा है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। ऐसे विभिन्नता जो कि शरीर के कोशिकाओं में आता है, यह शारीरिक कोशिकाओं में आती है। अब कौन सी शारीरिक कोशिकाओं में आती है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि जो एक आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक चूहा है, चूहे की हमने पूंछ काट दी, ठीक है, चूहे की हमने पूंछ काट दी, तो जब उसके बच्चे होंगे ना तो पूंछ के साथ होंगे। मान लो उसके भी पूंछ काट दी, फिर उसके बच्चे जो होंगे वो भी पूंछ के साथ होंगे, फिर पूंछ काट दी, फिर उसके बच्चे होंगे वो भी पूंछ के साथ होंगे। तो ये ऐसी विभिन्नता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रही है, समझ रहे हो। ये ऐसी विभिन्नता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसको शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं। यानी वो विभिन्नता जो कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, ये केवल आपके शरीर में विभिन्नता आती है, यह शारीरिक कोशिका में आती है। शारीरिक कोशिकाओं में जो विभिन्नता आती है उसको शारीरिक कोशिका विभिन्नता के नाम से जानते हैं। मैं दूसरा हाईलाइटर ले लूं मैं। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपसे, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। यही मैंने आपसे कहा था, ये नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएगा। अगर आप चूहे की पूंछ काट दोगे तो जो उसका जो बच्चा होगा वो पूंछ के साथ होगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हुआ। और ये जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास क्या होता है, ये सिलेबस से कट गया बट मैं बताता हूँ। जैव विकास क्या होता है कि जिससे नया जीव बनता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे,
और उससे फिर धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य बने। तो ये उसे जैव विकास कहते हैं। जब एक जीव से दूसरे प्रकार के जीव उत्पन्न होता है उसे जैव विकास कहते हैं। हालांकि सिलेबस से कटा हुआ, बट इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें जैव विकास नहीं होता, कोई नई चीज़ नहीं बनती, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता रहेगा। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। अगर आपने चूहे की पूंछ काट दी तो जो बच्चा होगा पूंछ के साथ होगा। नॉर्मली सारे चूहे जो होते हैं वो पूंछ के साथ ही होते हैं। तो ये जैव विकास में सहायक नहीं होता है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इनको उपार्जित लक्षण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके शरीर ने वो उपार्जित करा है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। एक बार जल्दी समझ लेते हैं कि शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या बताया मैंने। पहला मैंने आपको बताया शारीरिक कोशिकाओं में होती है, केवल बॉडी के सेल में होता है। ये अगली पीढ़ी में होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, इससे कोई जैव विकास भी नहीं होगा, कोई नया जीव भी नहीं बनेगा और उसको उपार्जित लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कानों में छेद करना, अब आपको पता है कि जो मम्मी है वो ईयरिंग पहनती है, उनके कानों में जो है वो ईयरिंग की वजह से दोनों कानों में जब मम्मी छोटी होंगी तो कान छिदवाते हैं लड़कियों के। बट जब आप पैदा हुए तो आपके कान छिदे हुए तो पैदा हुए नहीं हुए ना। आप जब पैदा हुए तो आपके कान छिदे हुए तो नहीं थे ना। तो इसे ही शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं कि वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, आप तक वो नहीं आएगा। तो कानों में छेद करना ये कोई जो है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसको शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं। और कुत्तों में पूंछ काटना, यही मैंने आपको एग्जांपल दिया है, चाहे कुत्ते बोल लो या चूहे बोल लो। तो कुत्तों को अगर पूंछ कटी होगी तो उसका जो बच्चा होगा वो पूंछ के साथ ही होगा। तो ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है क्योंकि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है। वहीं पर अगर जनन कोशिका विभिन्नता की बात करें, नाम ये जनन कोशिका। जनन कोशिका किसे बोलते हैं याद है आपको? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। जनन कोशिका होती है, जो नर होता है उसकी जनन कोशिका को बोलते हैं शुक्राणु, और जो मादा होती है उसकी जनन कोशिका का नाम है अंडाणु। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है जनन कोशिका विभिन्नता, यानी ऐसी विभिन्नता जो कि जनन कोशिकाओं में होगा, शुक्राणु और अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाओं में विभिन्नता होगा तो उसको जनन कोशिका विभिन्नता के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट यही है कि यह जनन कोशिका में आती है। जनन कोशिका का मतलब है शुक्राणु और अंडाणु में होती है, यानी ऐसी विभिन्नता जो शुक्राणु और अंडाणु में आती है उसको हम जनन कोशिका विभिन्नता कहते हैं। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जैव विकास में सहायक होते हैं, इससे नए जीव बनने की संभावना होती है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। तो आप देखो 4 पॉइंट इसके आपको याद रखने हैं, 4 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या लिखा है? या शारीरिक कोशिका में आती है। इस पहला पॉइंट यही था ना, देखिए पहला पॉइंट क्या था? या शारीरिक कोशिका में आती है और ये जनन कोशिका में आती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, और इसमें क्या था? ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा, जैव विकास में कोई सहायक नहीं है। यहाँ पर ये था तीसरा पॉइंट क्या है? जैव विकास में सहायक है। चौथा पॉइंट है इन्हें उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं और इन्हें आनुवांशिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो 4 पॉइंट है शारीरिक कोशिका विभिन्नता के और 4 पॉइंट है जनन कोशिका विभिन्नता के। एग्जाम्पल लेते हैं मानव के बालों का रंग। मानव के बालों का रंग जो है वो एक जनन कोशिका विभिन्नता है। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, हम सब जो है मोस्टली हमारे बाल जो होते हैं 99.9% वो काले ही होते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के जो बाल हैं वो भी काले ही थे। लेकिन वहीं अंग्रेज आप जाके देखो, जो प्योर इंग्लैंड की बात करते हैं हम, प्योर अगर इंग्लिश की बात करते हैं, वो इंग्लैंड में है, प्योर इंग्लिश है। तो माता पिता अगर प्योर इंग्लिश हैं तो आप देखोगे उनके बाल जो है वो वाइट या ब्राउन में जाते हैं। तो ये मानव के बालों का रंग जो है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। मानव शरीर की लंबाई, जो शरीर की लंबाई होती है ये भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। अगर माता पिता की लंबाई बहुत ज़्यादा है, दोनों हाइट अच्छी है, तो 100% चांस है कि बच्चे की हाइट भी अच्छी जाएगी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ऐसा भी तो सकता है कि भाई पिता की हाइट ज़्यादा हो, माता की हाइट छोटी हो, तब क्या होगा? तो इसका आंसर भी है, बट आगे है। अगर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि सर चलो एक इंग्लिश है, मान लिया एक गोरा है और एक अफ्रीका का है जिसका जो कलर है वो ब्लैक है, बॉडी का स्किन का कलर ब्लैक है, एक के स्किन का कलर वाइट है, तब क्या होगा? तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बट अभी हम ये जानेंगे कि शारीरिक कोशिका और जनन कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, ये शारीरिक कोशिका में आती है और ये जनन कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव विकास में सहायक नहीं है और ये जैव विकास में सहायक है।
इन्हें उपार्जित लक्षण के नाम से जाना जाता है, इन्हें आनुवांशिक लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। कानों में छेद करना या कुत्तों का पूंछ काटना एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, और मानव के बालों का रंग या मानव के शरीर की लंबाई ये जो है वो आनुवांशिक लक्षण है या जनन कोशिका विभिन्नता है। नौ, अगर हम विभिन्नताओं को देखें तो वो भी दो प्रकार से हमारी बॉडी में आती है। विभिन्नताएं भी हमारी बॉडी में दो प्रकार से आती है। डिपेंड करता है कि जो नया जीव बना है ना, वो अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है या लैंगिक जनन से पैदा हुआ है। अब ये पढ़ चुके हो ना लैंगिक और अलैंगिक, पिछले चैप्टर में हमने जाना था। तो ये भी डिपेंड करता है कि कोई जीव जो पैदा हुआ है वो अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है या फिर लैंगिक जनन से पैदा हुआ है। अगर कोई जीव अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर संतति जो है वो अलैंगिक जनन से पैदा हुई है तो उसके अंदर विभिन्नताएं जो होगी वो कम होगी। जैसा आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगर कोई बच्चा जो है वो अलैंगिक जनन से पैदा होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह, गुलाब वगैरह, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, तो उसमें विभिन्नताएं बहुत कम होती है। वहीं पर लैंगिक जनन से जो पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य की बात करें, जानवरों की बात करें सॉरी बच्चों, जो लैंगिक जनन से बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर विविधता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये फर्क है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में विभिन्नता होगी। अगर हम विभिन्नताएं की बात करें, अगर कोई बच्चा अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, अमीबा वगैरह का एग्जांपल दिया था, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, याद होगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन अलैंगिक जनन से पैदा होती है ना, उनमें विभिन्नताएं कम होती है। और जो लैंगिक जनन से पैदा होते हैं, यानी मनुष्य और जानवरों की बात करें, तो उनमें विविधता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपसे पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये अगर सेकेंड पॉइंट आपको तभी बताना जब आपसे पूछे क्यों, कि जो बच्चे अलैंगिक जनन से पैदा हो रहे हैं उनमें विभिन्नताएं कम क्यों होती है। जो बच्चे अलैंगिक जनन से पैदा होते हैं ना, विभिन्नताएं कम क्यों होती है, रीजन क्या है? तो आंसर आप दोगे डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन बनता है ना, तो डीएनए कॉपी होती है। डीएनए प्रतिकृति का मतलब है डीएनए कॉपी, और जब डीएनए कॉपी होती है तो उसमें न्यून त्रुटियां होती है, थोड़ी बहुत सी चेंजेस आते हैं, बहुत कम ही चेंजेस आते हैं। जब अलैंगिक जनन से बच्चा पैदा होता है तो उसमें डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए प्रतिकृति बनता है, डीएनए की कॉपी होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि आपने देखा ना, फोटोकॉपी देखी आपने, फोटोकॉपी में क्या देखते हो, बिल्कुल सेम छपता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, क्वालिटी में फर्क आ जाता है ना। ये तो आपने देखा होगा। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम क्यों होती है? क्योंकि डीएनए की कॉपी हो रही है, डीएनए की प्रतिकृति बन रही है, डीएनए की कॉपी हो रही है। तो डीएनए की कॉपी में न्यून त्रुटियां होती है, थोड़ा सा चेंजेस आता है, जिसके कारण बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आप अपने बुक में देखोगे, अगर आप बुक में देखोगे, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बैक्टीरिया वायरस का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डीएनए की ना बहुत कम चेंजेस के कारण बिल्कुल सेम हुए, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देख रहे हो, कलर का फर्क आ रहा है थोड़ा सा, फिर यहाँ पे फर्क आया और ये अलग बन गया थोड़ा सा, अभी पूरी तरह से अलग नहीं है। तो इसमें डीएनए की कॉपी होती है, तो बिल्कुल सेम चीज़ बनती है, बट थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा सा न्यून त्रुटि होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अलैंगिक जनन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें विभिन्नताएं कम क्यों होती है, तो उसमें आपको बताना है डीएनए की कॉपी होती है, जिसके कारण न्यून त्रुटियां होती है, जिसके कारण थोड़ा सा फर्क आता है। वहीं लैंगिक जनन से जो पैदा होते हैं, यानी मनुष्य और जानवर जो लैंगिक जनन से पैदा हो रहे हैं ना, उनके अंदर विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा क्यों है, रीज़न क्या है? तो एक तो क्रॉस संकरण होता है, क्रॉस संकरण के द्वारा, क्रॉस संकरण मतलब क्या है, इसमें दो जीव की जरूरत पड़ती है, मदर और फादर, इसमें दो जीवों की जरूरत पड़ती है, मदर और फादर। भाई इसमें इस वाले में आपको दो जीव चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, दो जीव चाहिए ना, तो दोनों के बीच में क्रॉस होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो एक तो क्रॉस संकरण के द्वारा, क्योंकि दो जीव हैं तो दोनों के बीच क्रॉस होता है, इसलिए। दूसरा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा, इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब मेल के क्रोमोसोम जो होते हैं, फीमेल के क्रोमोसोम जो होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, इसमें भी 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर मेल में, और 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, इनका भी क्रॉस होता है। तो क्रोमोसोम का एक तो दो अलग अलग प्रकार के जीव में क्रॉस हो रहा है, एक क्रोमोसोम के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो दो कारण हो गए। और तीसरा, म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन का मतलब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसे म्यूटेशन बोलते हैं। या आप ऐसे भी म्यूटेशन इसे भी बोलते हैं कि भाई एक स्किन का कलर एक का ब्लैक है, एक स्किन का कलर जो है वो वाइट है, तो ये भी म्यूटेशन है कि भाई दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इन तीन कारणों के कारण जो लैंगिक जनन से बच्चा पैदा होता है उनके अंदर विविधता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? लास्ट में बताऊं, देखिए
विभिन्नता जो आती है ना, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से तरीके से पैदा हुआ है। अगर अलैंगिक जन्म से जनरेशन आई है तो उसके अंदर विभिन्नता कम होगी, और लैंगिक जन्म से बच्चा आया तो उसके अंदर विभिन्नता ज़्यादा होगी। फिर आपसे पूछेगा क्यों, कि भाई अलैंगिक जन्म से जो बच्चे पैदा हुए हैं विभिन्नता कम क्यों है? क्यों? उसमें डीएनए की कॉपी बनती है, उसमें न्यून त्रुटियां होती है, छोटी सी गलती होती है, छोटी सी अलग हो जाती है, इसलिए बहुत कम विभिन्नताएं आती है। वहीं लैंगिक जन्म में जो विभिन्नता होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? अगर आपसे पूछे ना क्यों पूछे कि भाई लैंगिक जन्म से बच्चे पैदा होते हैं विभिन्नता ज़्यादा क्यों है, तो उसका आंसर देना है क्रॉस संकरण के द्वारा। एक तो क्रॉस होता है मेल फीमेल का, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो उसका विसंयोजन होता है, 23 पेयर इसमें है, 23 पेयर इसमें है, उनका भी क्रॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से। और तीसरा म्यूटेशन होता है, सबका ब्लड ग्रुप अलग है और स्किन का कलर अलग हो सकता है, तो म्यूटेशन भी आजकल हो रहा है क्योंकि अब वर्ल्ड जो है ग्लोबल लेवल पे जा चुके हैं हम लोग, तब म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो लैंगिक जन्म से बच्चे पैदा होते हैं उनमें विभिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, विभिन्नता के ना लाभ हैं, विभिन्नता के लाभ भी हैं। ऐसा नहीं है कि विभिन्नता आपको ना सर्वाइवल में बहुत हेल्प करती है, विभिन्नता के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। इसका एग्जाम्पल आपके बुक का मैं दे देता हूँ। बुक में ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको ना बुक का एग्जाम्पल देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये जो है ना वो गर्म प्लेस पे रहता है। ये बैक्टीरिया गर्म जगह पे रहता है। एक दिन कोई यहाँ पर घूमने गया और उसके जूतों में ये गर्म बैक्टीरिया लगा रह गया। अब वो व्यक्ति धीरे 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 जाता गया, पहाड़ों पे चढ़ गया, पहाड़ों पे गया, और कुछ बैक्टीरिया वहाँ पहाड़ों पे छूट गए। उनमें से अधिकतर बैक्टीरिया तो मर गए क्योंकि उनको आदत नहीं थी गर्मी ठंड झेलने की, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया, जैसे तैसे जिंदा रहे। अब जो जिंदा रह गए उनकी संख्या बढ़ती गई, मरते गए, बढ़ती गई। अब कई सालों बाद क्या हुआ कि ये जो जनरेशन है ना, जो यहाँ पे गए थे, अब इन्होंने अपने आप को ठंड को, कोल्ड को झेलना सीख लिया। अब ये कोल्ड को, ठंड को, बर्फ को झेल सकते थे, कई सालों में होता है, इसके लिए हजारों साल बीत गए और ये ठंड झेलना सीख लिए। मान लो कल को पृथ्वी पे आइस एज आ गया। आइस एज क्या होता है? जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। 3 बार आ चुका है, आपको जानकारी नहीं तो बता दूं, 3 बार पृथ्वी पर आइस एज आ चुका है। जब हम लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, आइस एज आ चुका है 3 बार पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। तो ऐसा अगर फिर से हुआ तो ये वाले बैक्टीरिया तो फिर भी बच जाएंगे क्योंकि इन्होंने ठंड में रहने की हैबिट डेवलप कर ली है, लेकिन ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। और अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए कि कल को गर्मी बढ़ गई, तो ये बैक्टीरिया रह जाएंगे और ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में बैक्टीरिया के जीव जो है वो जिंदा रहेंगे। बैक्टीरिया पृथ्वी से खत्म नहीं होगी, चाहे ठंड हो जाए या गर्मी हो जाए, दोनों ही केस में उनके जो जीव हैं वो बचे रहेंगे। अब कहोगे सारी बैक्टीरिया नहीं, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो हमें समझ में आए। तो आपने देखा होगा पोलर बियर, देखा है? भालू देखा है? भालू 2 टाइप के आपने देखे होंगे। भालू आपने 2 टाइप के देखे होंगे, एक ब्लैक कलर का देखा होगा और एक वाइट कलर का देखा होगा, जिसको पोलर बियर कहते हैं। अब मान लो कल को ठंड बहुत बढ़ गई तो तब ये बचे रहेंगे, है ना? ठंड बढ़ गई तो ये बचे रहेंगे क्योंकि ठंडी प्लेस में रहते हैं, इनको बर्फ में रहने की आदत है, ये खत्म हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, सारे जो है पिघल गए सारे बर्फ, तो ये वाले जिंदा रहेंगे गर्मी में और ये वाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन भालू की प्रजाति तो फिर भी बची रहेगी ना। तो सर्वाइवल में हेल्प करता है, जो विभिन्नता होती है वो सर्वाइवल में हेल्प करता है, आपकी जनरेशन को सर्वाइव करने के लिए देता है। अब आप एग्जाम्पल आपको कई बार देता होगा, डायनासोर जो थे वो खत्म हो गए, आपने सुना होगा डायनासोर रहते थे पृथ्वी, वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो विभिन्नता नहीं कर पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला। एकदम स्ट्रॉट आया, एक बहुत बड़ा पत्थर आया, पृथ्वी से टकरा गया और उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो सर्वाइवल के लिए अपने आप को चेंजेस कर सके अपने अंदर। तो जो जीव समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं करेगी ना, वो जिंदा नहीं रहेगी। तो विभिन्नता के लाभ अगर आपसे पूछे ना विभिन्नता के क्या लाभ है, तो आपको ये बताना है, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। क्या लाभ हो सकते हैं? उष्णता मतलब गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यानी जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु उष्णता यानी गर्मी को झेल सकती है, उसके बचने की संभावना बढ़ जाएगी अगर पृथ्वी में गर्मी बढ़ जाती है तो। और उल्टा भी लिख सकते हो, अगर ठंड बढ़ गई तो वो बैक्टीरिया बच जाएंगे जिनको ठंड को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता यानी कि गर्मी को झेलने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यानी जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु गर्मी को झेल सकते हैं, अगर कल को गर्मी बढ़ गई पृथ्वी पर तो वो जीव जो है बचे रहेंगे।
और विभिन्नता ना जैव विकास में भी सहायक होता है। जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। विभिन्नता से ना जैव विकास होती है। अब आपने तो ये सुना होगा ना कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, तो जैव विकास हुआ, हम लोग अलग हो गया, बंदरों से अलग हो चुके, तो ये विभिन्नता के कारण तो हुआ ना। तो जैव विकास में भी सहायक होता है। विभिन्नता के कारण जैव विकास होती है, नए जीव बनते हैं, नए प्रकार के जीव जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो विभिन्नता दो प्रकार के फायदेमंद करता है। एक तो आपको सर्वाइवल में हेल्प करता है, कल को कोई दिक्कत हो गई तो आपके जो जीव हैं वो बचे रहेंगे। और दूसरा, ये जैव विकास प्रक्रम मतलब जैव विकास में भी सहायक होता है, नए जीव बनाने में भी मदद करता है। नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं जो मोस्टली पेपर में आजकल आ रहा है, वो है मेंडल का योगदान। ये मेंडल कौन थे? ग्रेगोर जॉन मेंडल का पूरा नाम है, और ये बच्चों वो थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में जेनेटिक भी बोलते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। यानी जो अनुवांशिकता आप पढ़ रहे हो ना, मेन जो गिवन था, जो योगदान था, वो इन्हीं साइंटिस्ट का था जिनका नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक, तो वो थे ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये जो थे, इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था और दुनिया को समझाया था कि कैसे एक जीव दूसरे जीव को जो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर, वो किस प्रकार से आपस में रिलेटेड होता है। तो मेंडल का योगदान, मेंडल के बारे में आपको याद रखना है, इनको अनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया था? मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, दुनिया को बताया था कि अनुवांशिकी क्या होता है, वो उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया? रीजन क्या था? तो उसके 4 रीजन है। पहला, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब ये देखो, काफी हार्ड साइंटिफिक वर्ड है, विपर्यासी विकल्पी लक्षण। बट अगर आप ऐसे वर्ड लिखोगे ना तो टीचर भी खुश हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मटर को छीलो, मटर के छीलोगे ना तो आप देखोगे कुछ मटर बिल्कुल गोल मिलेंगे, कुछ आपको झुर्रीदार मिलेंगे, कुछ हरे मिलेंगे, कुछ आपको पीले कलर के मिलेंगे। तो ये होते हैं विपर्यासी विकल्पी लक्षण, यानी अलग अलग टाइप के। कुछ मटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे बिल्कुल छोटे से मिलेंगे, तो इसे बोलते हैं विपर्यासी विकल्पी लक्षण। तो मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, बहुत कम समय मटर के पौधे उग जाते हैं, तो जीवन काल छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो उन्होंने ऐसा पौधा चुना जो जल्दी उग सके, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अब आम का पौधा ले लेते, उसे उगने में 25-30 साल लग जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? तो इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है मटर के पौधों का, इसलिए उन्होंने लिया। समानतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीकों से परपरागन भी कराया जा सकता है। मतलब इसमें स्वपरागन भी पाया जाता है, परपरागन भी पाया जाता है। अब ये स्वपरागन और परपरागन क्या है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि इसमें स्वपरागन भी पाया जाता है, परपरागन भी पाया जाता है, इसलिए भी उन्होंने मटर का पौधा लिया। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। आप 1 किलो मटर ले लो, उसको छील के देखो, कितने सारे मटर मिल जाते हैं, कितने सारे बीज मिल जाते हैं। बीज मतलब क्या? बच्चा। बीज मतलब क्या? बच्चा। तो बच्चे के बारे में तो स्टडी करनी थी हमें बच्चे के बारे में तो स्टडी करनी थी ना, जो बच्चा होगा वो अपने माता पिता के जैसा क्यों दिखाई देता है। तो एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। 1 किलो मटर में देखो कितने सारे बीज मिल जाते हैं। तो इन सब 4 कारणों से मेंडल ने मटर का ही पौधा चुना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया, तो आपको आंसर देना है कि इसमें विपर्यासी विकल्पी लक्षण होते हैं। मतलब कोई गोल होगा, कोई झुर्रीदार होगा, कोई हरा होगा, कोई पीला होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। एक तो ये रीजन हो गए। इनका जीवन काल छोटा होता है, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इनमें स्वपरागन परपरागन दोनों पाए जाते हैं, और एक ही पीढ़ी के अनेक बीज इसमें मिल जाता है। अब मेंडल ने जो बेसिकली अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, वो 2 टॉपिक पे दिया था। वैसे तो इनकी पूरी बुक है, बट आपके सिलेबस में केवल 2 ही चीज़ के बारे में स्टडी की गई है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डी हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डी हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ये जो अब जो टॉपिक होंगे ना, थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड वाले टॉपिक होंगे। तो ये पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है, मान लीजिए कि भाई एक जो है फादर है वो बहुत लंबे हैं और मदर जो है वो बहुत छोटी है। तो जब हम एक ही कैरेक्टर देख रहे हैं, केवल लंबाई देख रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि गोरा है या काले है, मैंने ये नहीं बोला कि इनके बाल जो हैं वो स्ट्रेट है या रिंकल है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने केवल एक चीज़ बोली है, हाइट। केवल मैंने हाइट पे ध्यान दिया।
तो जब एक लक्षण का क्रॉस होता है, केवल एक ही लक्षण ध्यान दिया, इनकी हाइट बड़ी है, इनकी हाइट छोटी है, तो जब एक लक्षण का क्रॉस होता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी एक लंबा पौधा, एक बोना पौधा है, तो जब एक लक्षण का क्रॉस होता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हो कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा था, एक स्किन का कलर जो है वाइट है, एक की स्किन का कलर जो है वाइट है और एक की स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है, तो हम केवल एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, स्किन का कलर। हम केवल एक ही कैरेक्टर तो ले रहे हैं ना, स्किन का कलर। अब हम हाइट को नहीं देख रहे, अब हम स्किन के कलर को देख रहे हैं। तो जब एक कैरेक्टर का क्रॉस होता है तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया? जब हम एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य, मैंने मटर के दो पौधे लेंगे, उनके एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे। एक जोड़ी विकल्पी लक्षण मतलब एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और मटर का पौधा है तो एक हो सकता है हरा हो, एक पीला हो, मतलब केवल एक कैरेक्टर लेंगे। तो मटर के दो पौधों जो पौधे लेंगे, उनके एक जोड़ी विकल्पी लक्षण लेंगे, यानी एक का कैरेक्टर दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, उनके बीच क्रॉस कराएंगे। तो ऐसे क्रॉस संकरण को हम एकल संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे, तो एक पौधा हमने लंबा लिया, एक पौधा हमने बौना लिया, और जो नहीं पेपर में आपके लंबे पौधे बौने पौधे। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग इसी चीज को रट्टा मार लेते हैं कि यही आएगा पेपर में, लंबा पौधा बौना पौधा। अब वो एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे कि भाई एक जो पौधा लिया, उसके जो मटर के पौधे लिए, उसके जो मटर थे वो हरे थे और एक के जो मटर थे वो पीले थे। अब वहीं पर आप फैल जाओगे पेपर में कि हम तो लंबे पौधा बौना पौधा, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, आप उसको रट रहे हो कि लंबा पौधा बौना पौधा आ गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमेशा लंबा पौधा बौना पौधा ही आएगा। कलर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। इंसानों के बारे में दे देते हैं कि भाई इंसानों का स्किन का कलर वाइट है, एक का ब्लैक है, तो है तो एक ही कैरेक्टर ना, अपोजिट कैरेक्टर है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक कैरेक्टर लेंगे और दोनों अपोजिट होने चाहिए। एक कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक कैरेक्टर लेंगे और दोनों अपोजिट होंगे। जैसे इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, तो हम एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, हाइट को। इसका कलर वाइट है, इसका कलर ब्लैक है, तो हम एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, स्किन के कलर को। तो जब एक कैरेक्टर का क्रॉस होता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल में लेंगे लंबे पौधे और बौने पौधे, एक लंबा पौधा होगा, एक बौना पौधा होगा, तो उसको एकल संकरण बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका स्टार्ट होने वाला है। 1 बाय 1 समझाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैंने पूरा आपको यहाँ पे पाई चार्ट पूरा चार्ट बना के दिया है, बट ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाता हूँ, तो इसमें करते क्या है। सबसे पहले हम जनक लेंगे। जनक कौन? माता पिता। ठीक है, इन पेजों को एक बार हटा दो, एक मिनट चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले जनक लेंगे। जनक कौन? माता पिता। तो एक हमने जो जनक लिया वो लंबा पौधा होगा और उसका क्रॉस हम करेंगे बौना पौधा मतलब छोटा पौधा। ठीक है, इसको जनक कहते हैं, यानी माता पिता। एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। और पेपर में चेंज कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं कि गोल है, गोल बीज है और ये झुर्रीदार बीज है, एक ये हरा बीज है, ये पीला बीज है। तो पेपर के हिसाब से चलिए, आप ये मत समझिए कि पेपर में यही आएगा, चेंज कर देते हैं चीज़ों को। तो कॉन्सेप्ट को समझना है। लंबा पौधा बौना पौधा ले लिया। अब इनके ना गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स मतलब युग्मक। जैसे मेल में गैमेट्स होता है ना, नर में गैमेट्स होते हैं शुक्राणु, मादा में होता है अंडाणु। ऐसे ही पौधों में गैमेट्स हमने ले लिया कि इसका गैमेट्स है बड़ा टी क्रॉस, इसका गैमेट्स हमने ले लिया छोटा टी। अब ऐसा क्यों लेते हैं, एक बड़ा टी क्यों लेते हैं, एक छोटा क्यों लेते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ये मेंडल ने समझाया था कि एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट मतलब एक के कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और एक के जो कैरेक्टर होते हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं। तो एक को प्रभावी बोलते हैं, एक को अप्रभावी बोलते हैं। इसलिए कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है। आप चाहो तो इसे भी कैपिटल ले सकते हो, इसे स्मॉल ले सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। फिर दोनों गैमेट्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग, छोटा टी अलग। अब देखिए इनके बीच क्रॉस कैसे होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा, पहली पीढ़ी बनेगी, तो देखिए कैसी बनेगी। पहले हमने जनक लिया, लंबा पौधा बौना पौधा, इनके युग्मक लिए बड़ा टी छोटा टी, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट मिल सकता है फर्स्ट के साथ तो बड़ा टी छोटा टी, फर्स्ट मिल सकता है सेकंड के साथ तो बड़ा टी छोटा टी, सेकंड मिल सकता है फर्स्ट के साथ तो बड़ा टी छोटा टी, और सेकंड मिल सकता है सेकंड के साथ तो बड़ा टी और छोटा टी। तो मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी में जो सारे पौधे थे वो लंबे पौधे थे,
फर्स्ट जनरेशन में जो पौधे हुए थे ना, सारे के सारे पौधे लंबे हुए थे। इसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे जो हुए थे लंबे हुए थे, क्योंकि लंबे पौधे को हमने प्रभावी माना था। तो जो प्रभावी होगा ना, सारे पौधे उसकी जैसे होंगे। जो प्रभावी होगा सारे पौधे उसके जैसे होंगे। अगर लंबा पौधा प्रभावी है तो सारे पौधे लंबे होंगे। अगर मान लीजिए वाइट है और ये ब्लैक है, और हमने मान लिया वाइट जो है वो ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है, तो सारे बच्चे जो होंगे वाइट कलर के होंगे। फर्स्ट जनरेशन में सारे बच्चे जो होते हैं प्रभावी पे जाते हैं। सारे बच्चे 100% बच्चे प्रभावी लक्षण पे ही जाते हैं। नाउ अब हम दूसरी पीढ़ी निकालते हैं। दूसरी पीढ़ी देखिए कैसा आता है। तो हम क्या करेंगे, F1 क्रॉस F1 करेंगे, यानी F1 के ही दो पौधे ले लेंगे, बड़ा टी छोटा टी क्रॉस बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, F1 क्रॉस F1 यानी F1 के और F1, ये जो F1 है ना, चारों में से दो ले लीजिए कोई से भी। फिर वही इनके जो गैमेट्स होंगे वो अलग अलग करेंगे। आपको अलग अलग करना है। बड़ा टी छोटा टी अलग कर दीजिए, ऐसे ही बड़ा टी और छोटा टी अलग कर दीजिए। इनको युग्मक बोलते हैं। फिर से आप लिख सकते हो युग्मक, गैमेट्स लिख सकते हो। फिर वही पहला जाता है फर्स्ट के साथ, पहला पहले के साथ, तो बड़ा टी देख सकते हो, बड़ा टी। फर्स्ट जा सकता है सेकंड के साथ, तो बड़ा टी छोटा टी। सेकंड जा सकता है फर्स्ट के साथ, तो बड़ा टी छोटा टी, लिखते पहले प्रभावी को ही है। और सेकंड जा सकता है सेकंड के साथ, तो छोटा टी छोटा टी। ठीक है, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। तो ये 4 केस बनेंगे। अब इसे बोलते हैं F2 यानी दूसरी पीढ़ी। तो जब दूसरी पीढ़ी के बच्चे होंगे तो एक पौधा जो होगा वो बहुत लंबा होगा, दो पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे, ठीक ठाक लंबे होंगे, यानी 3 पौधे लंबे होंगे। 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा जो होगा वो बौना भी होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, पहली बार दुनिया को पता लगा कि अगर माँ बाप लंबे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे लंबे होंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो माँ बाप की हाइट से भी ज़्यादा निकल जाएगा। अगर माँ बाप लंबे हैं तो एक बच्चा जो होगा, यानी 25% चांस होता है कि एक बच्चा जो होगा वो माँ बाप की हाइट से भी बड़ा होगा। 50% चांस होता है कि 50% चांस होता है, 4 में से 2 बनने हैं ना, तो 50% चांस है कि ये जो बच्चा है वो माता पिता के हाइट के जैसा होगा। लेकिन 25% ये भी चांस है कि बच्चे की हाइट माता पिता की हाइट से छोटी रह जाएगी। 25% ये चांस है, 25% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है वो माता पिता की हाइट को भी क्रॉस कर देगा। 50% चांस है कि बच्चा माँ बाप की हाइट के जैसा ही जाएगा, और 25% चांस है कि बच्चा जो है वो माँ बाप की हाइट से छोटा रह जाएगा। तो ये दूसरी पीढ़ी के बच्चे हुए। अब हर किसी के बच्चे 4 थोड़ी होंगे। आप ये थोड़ी समझ सकते हो कि हर किसी के 4 ही बच्चे होंगे। इसका ये मतलब था, चार बनाने का ये मतलब है कि फर्स्ट पीढ़ी में 100% चांस है कि बच्चा जो जाएगा वो लंबा जाएगा, क्योंकि आपने लंबे पौधे को प्रभावी माना है। आपने लंबे पौधे को प्रभावी माना है, तो जिसको प्रभावी मानते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन में सारे बच्चे उसी पे जाते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी में ऐसा नहीं होता, दूसरी पीढ़ी में ऐसा नहीं होगा। दूसरी पीढ़ी में 25% चांस है कि बच्चा जो है वो माँ बाप की हाइट से भी बड़ा होगा। 50% चांस है कि बच्चा माँ बाप की हाइट के जैसा ही होगा, और 25% चांस है कि बच्चा माँ बाप की हाइट से छोटा भी रह जाएगा। तो ये मेंडल ने पहली बार समझाया था, और ये बहुत इनोवेशन तरीके से समझाया था, इसलिए उनका नाम हुआ। तो यही आपको नोट्स में जो समझाने की कोशिश की गई है ना, देखिए लंबा पौधा बौना पौधा दोनों को अलग अलग कर दिया। फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, और सेकंड सेकंड के साथ। तो ये देखिए सारे के सारे केस बन गए, ये सारे ये वाले केस बन गए। तो सभी पौधे लंबे, फर्स्ट में पहली जनरेशन में सारे पौधे लंबे बने थे। ऐसे ही F1 क्रॉस F1 यानी F1 क्रॉस F1 का मतलब है कि ये जो पौधा हमारा 4 बना था, इनमें से 2 उठा लीजिए। तो 2 उठा लिया हमने, ये फिर अलग अलग कर दिए दोनों को, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। फिर वही फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। तो ये 4 बनेंगे, जिसमें से एक पौधा बहुत लंबा होगा, 2 पौधे ठीक ठाक लंबे होंगे, और एक पौधा बौना पौधा भी बनेगा। तो अब इस समय अवलोकन क्या मिला, ये आपको एज इट इज बनाना है। देख लीजिए कैसे बनाना है। आप चाहो तो वीडियो को आराम से रोक लीजिए, वीडियो को आराम से रोक के आराम से आपको कॉपी में ऐसे बनाना है। ठीक है, इससे हमें सीखने को क्या मिला, अवलोकन क्या मिला, सीखने ऑब्जर्वेशन क्या मिला, हमने क्या सीखा, मेंडल ने हमें क्या सिखाया। इससे हमें सिखाया कि प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे थे। 3 पौधे लंबे थे, देखिए 3 पौधे लंबे आए थे ना, 1 2 3, ये तीनों पौधे लंबे थे।
3/4 यानी 4 में से 3 पौधे लंबे थे, लेकिन 1/4 बौने पौधे भी थे, यानी एक पौधा छोटा भी रह गया था। तो इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, एक को बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। रेशियो याद रहेगा, एक को क्या बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में ये लिखना होता है, फिनोटाइप में लिखना होता है 3:1। 3:1 का मतलब है 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा। फिनोटाइप क्या होता है 3:1। 3:1 क्यों? क्योंकि 3 पौधे लंबे थे। देखिए 3 पौधे लंबे, ये 3 पौधे लंबे हैं, 3 पौधे लंबे हैं, ये 1 2 3, ये तीनों पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना था, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है, एक पौधा बहुत लंबा है, एक 2 पौधे ठीक ठाक लंबे हैं, एक पौधा बौना है, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। 1:2:1। 1:2:1 का मतलब है एक पौधा बहुत लंबा, ये वाला, 2 पौधे ठीक ठाक लंबे और एक पौधा बौना, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो एक फिनोटाइपिक रेशियो, एक जीनोटाइपिक रेशियो। निष्कर्ष क्या मिलता है इससे, इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला कि टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यानी ये वाला पौधा, ये वाला, और बड़ा टी छोटा टी, ये दोनों पौधे ये लंबे पौधे हैं। यद्यपि छोटा टी और छोटा टी बौना पौधा है, ये वाला पौधा बौना पौधा है। टी की एक प्रति पौधों की लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोनापन के लिए टी के दोनों प्रतिरूपी टी होनी चाहिए। यानी अगर प्रभावी है, या अगर प्रभावी है ना, तो इसका एक भी काफ़ी है, एक अकेला भी है तो काफ़ी है। देखिए एक अकेला भी है तो काफ़ी है, ये अकेला भी है तो भी ये पौधा लंबा होगा, ये अकेला है तो भी पौधा लंबा होगा। अकेला है ना तो पौधा लंबा है, अकेला है तो पौधा लंबा है, और छोटा टी भी तो अकेला है लेकिन पौधा छोटा नहीं होगा। तो जो अप्रभावी होता है उसके दोनों होने चाहिए। टी की एक प्रति पौधों के लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। बड़े टी का अगर एक बड़ा टी अगर एक भी मौजूद है तो पौधा लंबा जाएगा, जबकि बौनेपन के लिए छोटे टी के दोनों प्रतियां होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। जैसे एक तो था लेकिन हमने पौधा लंबा बोला, यहाँ पे दोनों था तब हमने पौधा बौना बोला। तो बौने के लिए दोनों टी होना चाहिए, लंबे के लिए एक टी भी होगा तो लंबा पौधा हम बोल देंगे। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, बड़ा टी जो है वो प्रभावी लक्षण है, और छोटा टी जैसे है जो, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ये प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण है क्या है? प्रभावी लक्षण होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। यानी मान लीजिए आपको, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि आपको अगर ह्यूमन तरीके से बताऊं कि मान लीजिए कि मदर के जो मदर जो है उनके स्किन का कलर जो है वो वाइट है, ऐसा समझ लीजिए, और फादर जो है उनके स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है, हमने ऐसा मान लिया, और बच्चा जो हुआ वो ब्लैक, स्किन का कलर उसका ब्लैक है, तो ये प्रभावी है, इसको प्रभावी बोलेंगे। मदर के स्किन का कलर वाइट था, फादर के स्किन का कलर ब्लैक था, बच्चे का स्किन का कलर ब्लैक हुआ, तो फादर जो है, फादर की स्किन का कलर ट्रांसफर हुआ है ना, तो ये प्रभावी बोलेंगे, इसको प्रभावी बोलेंगे, और इसको अप्रभावी बोलेंगे। ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। अब आते हैं द्विसंकरण। द्विसंकरण में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, द्विसंकरण यानी दो कैरेक्टर लेंगे। अब तक हम एक कैरेक्टर ले रहे थे, अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे थे। भाई हाइट बड़ी होनी चाहिए और हाइट छोटी होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए। बट हम द्विसंकरण में ऐसा नहीं है, द्विसंकरण में हम 2 कैरेक्टर लेंगे। मटर के 2 पौधे लेंगे और दोनों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षण लेंगे। 2 जोड़ी विकल्पी मतलब 2 कैरेक्टर लेंगे, उनके बीच क्रॉस करेंगे। हालांकि यहाँ पे दिखाया गया, देखिए पूरा ये पूरा मैंने बना रखा है, बट ये आप बाद में नोट कर लेना, पहले आप समझ लो ये बनता कैसे है, फिर आप आराम से इसको बनाते रहना। पहले द्विसंकरण का मतलब होता है कि 2 कैरेक्टर होने चाहिए। अब 2 कैरेक्टर मतलब ऐसा समझिए, 2 कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये हमने मटर लिया, अब ये गोल भी होना चाहिए और हरा भी होना चाहिए, तो 2 कैरेक्टर हो गया ना, गोल और हरा 2 कैरेक्टर है। अब हमने एक ऐसा लिया जो झुर्रीदार होना चाहिए और पीला होना चाहिए, तो 2 कैरेक्टर हमने इसके लिए, तो 2 कैरेक्टर इसके लेंगे और 2 कैरेक्टर इसके लेंगे और इनके बीच क्रॉस कराएंगे। तो जब 2 कैरेक्टर के बीच क्रॉस होते हैं, मेंडल तो 8 कैरेक्टर का क्रॉस कराया था, हम तो 2 कैरेक्टर कर रहे हैं। मेंडल की अगर बुक पढ़ोगे उसमें 8 कैरेक्टर का क्रॉस है, आप तो 2 ही क्रॉस, आपके सिलेबस में बस मैक्सिमम 2 ही है। एक तो कर चुके हो आप, दूसरा आप करने वाले हो। जब 2 कैरेक्टर होंगे, गोल हरा 2 कैरेक्टर हो गए, झुर्रीदार पीला 2 कैरेक्टर हो गए, तो जब 2 कैरेक्टर का क्रॉस होता है, 2 विशेषताओं का क्रॉस होता है, तो उसको द्विसंकरण के नाम से जाना जाता है। तो यही बोला गया, मटर के 2 पौधे लेंगे और 2 जोड़ी विकल्पी लक्षण लेंगे, यानी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, उनके बीच क्रॉस करेंगे। तो जब 2 कैरेक्टर का क्रॉस करते हैं ना, जब 2 कैरेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उसको द्विसंकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको ना समझाता हूँ, ये आप यहाँ से नोट करके, आप यहाँ से नोट ना करके, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ तरीका।
मेथड ही समझ लो आप, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, और ये जब भी आता है देखिए 5 मार्क्स में आता है, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, ये जब भी आता है 5 नंबर में आता है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लेंगे जनक, जनक हम लेंगे गोल और हरा, गोल और हरा, ठीक है, गोल होना चाहिए और हरा होना चाहिए, 2 कैरेक्टर ले लिया। और दूसरा लेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीला। आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, मैं समझा ही देता हूँ, पूरा समझ लो, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झुर्रीदार और पीला, एक हमने ले लिया गोल हरा, गोल और हरा, और एक हमने लिया झुर्रीदार और पीला, 2 कैरेक्टर, दोनों के 2-2 कैरेक्टर ले लिए, ठीक है। अब इसके गैमेट्स क्या होंगे, इसके गैमेट्स होंगे, गोल को हम ले लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि राउंड बोलते हैं ना, इंग्लिश में राउंड बोलते हैं, और हरे को लिखते हैं छोटा वाई, छोटा वाई। अब आपको कई बच्चों ये पूछते हैं मुझसे कि सर आपने बड़ा आर और बड़ा आर यल तो बड़ा वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम दोनों डोमिनेंट नहीं ले सकते, दोनों डोमिनेंट नहीं पाए जाएंगे। अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव होगा, ऐसा नहीं है कि सारे डोमिनेंट इसी के पास होंगे और ये बेचारा कुछ नहीं करेगा। तो एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा रिसेसिव होगा। झुर्रीदार को ले लो, उल्टा ले लो, इसका उल्टा होता है, तो छोटा आर, और छोटे वाई का ले लो बड़ा वाई, ठीक है। तो ये हो गए इनके गैमेट्स, इसको युग्मक बोलते हैं, युग्मक, ठीक है। बिल्कुल ऐज ही पेपर बनाना आपको। जनक लिया गोल हरा, झुर्रीदार पीला, 2 कैरेक्टर्स के, इसका गैमेट्स होगा बड़ा आर छोटा वाई, इसका होगा छोटा आर बड़ा वाई। और जब इनके क्रॉस होंगे तो सारे के सारे पौधे ऐसे बनेंगे, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सारे पौधे होंगे, फर्स्ट जनरेशन के सारे पौधे होंगे बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे जो हुए थे, मेंडल देखा जो फर्स्ट जनरेशन सारे पौधे हुए थे, बड़ा आर मतलब क्या, गोल, गोल हुआ था, और बड़ा वाई का मतलब पीला, बड़ा वाई का मतलब पीला। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे गोल और पीला हुआ था, सारे पौधे जो हुए थे फर्स्ट जनरेशन में गोल और पीला हुआ था, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे ऐसे हुए थे। सॉरी बच्चों। अब सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड जनरेशन में क्या करेंगे, F1 क्रॉस F1, यानी यही वाले पौधे लेंगे, 2 लेंगे। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, 5x5 का एक टेबल बनेगा। आराम से समझना इस चीज़ को, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 1 2 3 4 और 5, 5x5 का पूरा टेबल बनाना है। यहाँ लगाना है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस लगा दिया। अब क्रॉस लगाने के बाद देखो क्या क्या बनेगा। एक तो बड़ा आर जा सकता है, बड़ा आर जा सकता है, याद करो, बड़ा आर जा सकता है बड़े वाई के साथ, तो बड़ा आर बड़ा वाई। बड़ा आर जा सकता है छोटे वाई के साथ, तो बड़ा आर छोटा वाई। छोटा आर जा सकता है बड़े वाई के साथ, तो छोटा आर बड़ा वाई। और छोटा आर जा सकता है छोटे वाई के साथ, तो छोटा आर छोटा वाई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट देख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड देख सकते हो आप, सेकंड फर्स्ट देख सकते हो आप, सेकंड देख सकते हो आप। और यही चीज़ यहाँ पर, ये क्रॉस है, ये क्रॉस कर रहे हैं हम। और ये क्योंकि सेम है ना, पौधे दोनों सेम है, तो जो यहाँ लिखा है वो यहीं लिखना है, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। तो इनके बीच देखिए क्रॉस कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना, इनको इकट्ठा करके लिखना है, बस इकट्ठे करके लिख दो, इनको एक साथ लिखना है। तो बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा वाई, ऐसे बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई लेकिन छोटा वाई, बड़ा वाई और छोटा वाई। चलिए सेकंड में आते हैं, बड़ा आर देख रहे हो, बड़ा आर दोनों सेम है, बड़ा आर बड़ा वाई लेकिन छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई। तो पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं, बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा आर, तो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई। यहाँ देखो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई,
छोटा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई बड़ा वाई, छोटा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर, लेकिन बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, उसके बाद बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा आर और छोटा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई। ठीक है, चाहो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना कैसे बना है। तो टोटल देखिए 16 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 केस बने हैं। 16 केस बने, 16 बच्चे थोड़ी होंगे हर किसी के भाई, 16 केस बने हैं। ये परसेंटेज में निकालते हैं कि क्या होने के चांसेस होते हैं भविष्य में। ठीक है, तो ये टोटल 16 केस हो गए। अब ये 16 केस को ध्यान से देखो, आपने क्या बोला था कि जो गोल है वो बड़ा आर है और जो हरा है वो छोटा वाई है, यही बोला था आपने। जो झुर्रीदार है वो छोटा आर है और जो पीला है वो बड़ा वाई है, यही बोला था आपने। ये हमने यही मान के चल रहे थे ना स्टार्टिंग में। तो अगर बड़ा आर आ रहा है तो इसका मतलब गोल, देखो ऊपर देख लो, बड़ा आर मतलब गोल, बड़ा आर मतलब गोल। हमें कैपिटल पे ध्यान देना होता है, याद रखिए कैपिटल पे क्यों, क्योंकि डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी को देखो बस, हमें प्रभावी को देखना है पहले। तो बड़ा आर मतलब क्या, गोल, और बड़ा वाई मतलब कौन, पीला, क्योंकि बड़ा वाई आपने पीले को बोला था। तो देखो गोल पीला, इसे क्या बोलेंगे, गोल पीला, गोल पीला। बड़े पहले कैपिटल पे देखना है, तो पहले गोल और पीला गिन लेते हैं, गोल और पीला, गोल और पीला। तो गोल और पीला 1 बन गया, गोल और पीला 2 बन गए, गोल और पीला 3 हो गए, गोल और पीला 4 हो गए, गोल और पीला 5 हो गए। ये नहीं है, गोल तो है लेकिन ये हरा है, पीला नहीं है। गोल और पीला 6 हो गए, और उसके बाद ये भी नहीं है। गोल और पीला 7 हो गए, गोल और पीला 8 हो गए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। गोल और पीला 9 हो गए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो गोल और पीला 9, 16 में से 9 जो होंगे गोल पीला होंगे। हर किसी के 16 बच्चे नहीं होंगे बच्चों, ये यही तो बच्चों को पता नहीं होता ना, ये चांसेस हैं। आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो कि 9/16 × 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा कि इतने % चांस है कि गोल और पीला होगा। तो 16 में से 9, तो 9 पौधे जो थे वो गोल और पीला थे। ठीक है, 9 पौधे और गोल और पीला हो गया। आप गोल और हरा गिन लो, गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा किसे गिनेंगे, देखो गोल, बड़ा आर मतलब गोल और छोटा वाई मतलब हरा, छोटा वाई हरा था ना, देखो छोटा वाई, छोटा वाई ये ना हरा, छोटा वाई जो था वो हरा था। तो गोल और हरा गिन लेते हैं, गोल हरा 1, गोल हरा 2, उसके बाद ये नहीं है, ये भी गोल नहीं है, गोल हरा 3, ये भी गोल नहीं है, ये भी गोल नहीं है। तो गोल हरा 3 हो गए। ठीक है, 16 में से गोल और हरा 3 हो गए। अब देखो झुर्रीदार और पीला भी होंगे, कुछ झुर्रीदार और पीला, और कुछ झुर्रीदार और हरा भी होंगे, झुर्रीदार और हरा भी होंगे। तो झुर्रीदार मतलब आपने झुर्रीदार किसे बोला था, झुर्रीदार आपने बोला था छोटे आर को, और पीला किसे बोला था आपने, बड़े वाई को। तो छोटा आर होना चाहिए और बड़ा वाई होना चाहिए, छोटा आर और बड़ा वाई। तो छोटा और बड़ा वाई ढूंढते हैं, छोटा आर और बड़ा वाई ढूंढिए, छोटा आर और बड़ा वाई। देखिए छोटा आर और बड़ा वाई 1, छोटा आर और बड़ा वाई 2, छोटा आर और बड़ा वाई 3। तो 3 जो है झुर्रीदार और पीला है। झुर्रीदार किसे बोला था आपने, झुर्रीदार आपने बोला था छोटे आर को, और हरा आपने बोला था छोटे वाई को। तो छोटा आर और छोटा वाई, छोटा आर और छोटा वाई केवल 1 है, ये रहा। तो ये देखिए आप ध्यान से कि गोल पीला 9 बना, गोल हरा 3 बना, झुर्रीदार पीला 3 बना, झुर्रीदार हरा 1 बना। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ढूंढ के दिया है, ये नहीं कि रटवा दिया, मैंने आपको ढूंढ के दिया है, एक करके, ताकि मतलब मेरा वीडियो छोटा हो जाता। अगर मैं डेक मुझे तो रेशियो याद है, 9:3:3:1 हो गया आंसर। इसको फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, जीनोटाइपिक इसमें पूछते नहीं है, फिनोटाइपिक पूछते हैं। तो 9 3 3 1 मैं तो डेक बता देता, लेकिन आपको ना आना चाहिए, पेपर में कुछ भी दे देंगे, तरीका आना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। तो ये था डी हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण। गोल हरा लिया था, झुर्रीदार पीला लिया था, इनसे बच्चा बना था गोल पीला, फिर गोल पीला लेकर दूसरी पीढ़ी बनाई, 16 केस बने, उनमें गोल पीला 9, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा 1। तो ये था डी हाइब्रिड
क्रॉस, जिनका फिनोटाइपिक रेशियो भी मैंने आपको निकाल के, तो आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। आप इस वाले पेज को इसको छोड़ देना, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये वाला हो गया। और ये टेबल आपको मैंने यहाँ बना दिया, बस आप ये देख लो फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आप देख चुके हो, फिनोटाइपिक रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ। फिनोटाइपिक रेशियो क्या बताया था कि गोल पीला 9 बनेगा, गोल हरा 3 बनेगा, झुर्रीदार पीला 3 बनेगा, झुर्रीदार हरा 1 बनेगा। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो ये भी हो गया, तो इसको भी आप छोड़ दो, ये दोनों पेज आपके कवर हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ नोट कर लेना, यही चीज़ आपका नोट कर लेना, आपका डी हाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब आते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए ना 2 उत्तरदायी कारक होते हैं बच्चों। लिंग निर्धारण के 2 उत्तरदायी कारक होते हैं, मतलब लिंग निर्धारण जैसे कोई मेल और फीमेल होता है ना, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कुछ प्राणियों में लिंग धारण अंडे की ऊष्मता ताप पर निर्भर करती है। मतलब जब अंडा है ना, अगर वो गर्मी के मौसम में अंडा होगा तो वो मेल और फीमेल अलग हो सकता है, और अगर वो ठंड के मौसम में अंडा अगर मादा देगी तो मेल और फीमेल वहाँ पे ऊष्मता डिसाइड करती है, मतलब गर्मी और ठंड डिसाइड करती है। लेकिन कुछ प्राणियों, जैसे कि मानव की बात करें, कुछ प्राणियों में मानव में लिंग धारण गुणसूत्र निर्भर करता है, जैसे XX मादा और XY नर। ये आपकी जानकारी के लिए, पेपर में कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिंग का निर्धारण कुछ प्राणियों में जो होता है वो टेम्परेचर डिसाइड करता है, और कुछ प्राणियों में क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो हमें बाकी प्राणियों से मतलब भी क्या है, मेरे पेपर में तो बस लिंग का निर्धारण पूछेगा मानव का। तो मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स लेंगे नर और मादा। नर का जो गुणसूत्र होता है उसे XY बोलते हैं, और मादा का जो गुणसूत्र होता है वो उसे XX बोलते हैं। तो वही दोनों को सेपरेट कर लेंगे, जैसे भी किया था, X अलग Y अलग, X अलग Y X अलग। अभी जब मैंने बताया था आपको, दोनों को सेपरेट कर लो, X अलग कर लो, Y अलग कर लो, X अलग कर लो, X अलग कर लो। फर्स्ट जा सकता है फर्स्ट के साथ, देखो ये रहा। फर्स्ट जा सकता है सेकंड के साथ, ये रहा। सेकंड जा सकता है फर्स्ट के साथ, ये रहा। और सेकंड जा सकता है सेकंड के साथ, ये रहा। तो 4 केस में, जैसे इस वाले में हुए थे ना जब हमने मेंडल का योगदान पढ़ा था, तो 4 में से आप देखो 50% चांस है कि मादा होगी, 50% चांस है मादा होगी, और 50% चांस है नर होगा। यानी कि लड़की और लड़का पैदा होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कोई कह नहीं सकता कि भाई लड़का होगा लड़की होगा, दोनों के जो चांसेस होते हैं होने के वो इक्वल होते हैं। यही हमारा अगला पेज भी है कि आधे बच्चे, इन सभी को हटा देता है ना, इनकी जरूरत नहीं है, इन सबको हटा देंगे। हाँ, आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़कियां हो सकती हैं, मतलब आधे लड़के होंगे आधे लड़कियां होंगी, 50% चांस होते हैं। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत होगा, अगर पिता का X गुणसूत्र मिला है तो लड़की होगी, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होगा वो लड़का पैदा होगा। तो बेसिकली पिता रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है कि घर में बच्चा जो लड़का है या लड़की हुआ है ना, उसके लिए पिता जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखो कि भाई पिता के पास क्या है, X और Y क्रोमोसोम है, और मादा के पास क्या है, X और X क्रोमोसोम है। अगर दोनों को अलग कर लो, X और Y, इसको आप सेपरेट करोगे X और X। पिता ने अगर X गुणसूत्र दिया तो यहां से तो X ही अवेलेबल है, यहां तो अवेलेबल ही X है, तो लड़की पैदा हुई। पिता ने X गुणसूत्र दिया दूसरे को, तो भी लड़की ही पैदा होगी। तो पिता मेन डिसाइड जो है, फादर डिसाइड करता है कि फादर के जो गुणसूत्र होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि घर में लड़का होगा लड़की होगा। अगर पिता के Y गुणसूत्र ट्रांसफर हुए, अगर पिता के Y गुणसूत्र ट्रांसफर, यहाँ तो X है पहले से ही फिक्स है X ही, तो यहाँ पे लड़का होगा। अगर पिता के Y गुणसूत्र ट्रांसफर हुए तो भी लड़का होगा। तो लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पिता है। यही लिखा हुआ है यहाँ, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत होगा वहाँ लड़की होगी, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होगा वहाँ लड़का होगा। और ये टॉपिक जो है जैव विकास, ये कट गया है, ये अब सिलेबस में नहीं है आपके। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर बच्चों, जिसमें पूरा चैप्टर समझाने का मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है, 100% कंटेंट लाने की कोशिश किया है। एक बात जाते जाते जरूर बोलूँगा कि जो NCERT क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, NCERT एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। एक बार उन्हें पढ़ लेना अच्छे से, उनके आंसर जरूर करके जाना। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ। जय हिंद सभी बच्चों को।